हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एक अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। दोस्तों, ये पेपर जो है आपका इसी वर्ष दिसंबर में अभी हाल ही में लेटेस्ट पेपर है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी वो नए सर्वे के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी, और साथ ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत मिलेंगे। दोस्तों, साथ ही आपको हिंदी और उसके अलावा आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, उत्तराखंड और रीजनिंग से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन का समावेश इस पेपर के अंतर है। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक का पेपर है, वो अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही रामबाण ये एग्जाम पेपर होगा, पेपर सेट। इसलिए बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को वॉच कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों, लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जिससे वीर रस की अनुभूति होती है। अलगोजा, रणसिंहा, हारमोनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आपका वीर रस से युक्त जो सांगीतिक वाद्य यंत्र है दोस्तों, वो है रणसिंहा। अगर रणसिंह बजता है तो दोस्तों, तो एक वीर रस की अनुभूति होती है, यानी कि युद्ध के संकेत महसूस होते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2023-24 के अनुसार, उसके अनुसार जो है 2021-22 में जो जनपदों का प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता क्रम है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय का जो बढ़ता क्रम है दोस्तों, वो जिले के अनुसार दोस्तों चमोली सबसे पहले, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर और फिर है चंपावत। न यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। जो 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ता क्रम है इसमें दोस्तों, तो चमोली सबसे कम, उससे ज़्यादा रुद्रप्रयाग, और उससे ज़्यादा बागेश्वर का, और उससे ज़्यादा चंपावत का। तो सबसे ज़्यादा जो वित्तीय वर्ष रहा है वो चंपावत का रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। दोस्तों, आजकल जो पेपर हो रहे हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से वॉच करें, अच्छे तरीके से वॉच करें। और अगर कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है, सूची 1 और सूची 2। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है दोस्तों लीलानंद कोटनाला। लीलानंद कोटनाला जो है किससे संबंधित है दोस्तों, ये है दोस्तों गढ़वाली छंदमाला से। ठीक है, गढ़वाली छंदमाला। और तोता कृष्ण गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला किससे, ये प्रेमी पथिक, ये इनकी रचना है। और उसके बाद महंत योगेंद्रपुरी, महंत योगेंद्रपुरी जो है दोस्तों फूलकंडी। ठीक है, उसके अलावा अज्ञात लेखक, अज्ञात लेखक किसके है, ढोल सागर की। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका एक बार फिर देख लीजिए, लीलानंद कोटनाला गढ़वाली छंदमाला। ठीक है दोस्तों, तोता कृष्ण गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला जो है प्रेमी पथिक। ठीक है दोस्तों, महंत योगेंद्रपुरी जो हैं ये जो है फूलकंडी, और अज्ञात लेखक जो हैं ढोल सागर। तो दोस्तों, काफ़ी क्रिटिकल ये एग्ज़ाम हो रहे हैं आज के समय में, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इसलिए जो है आप बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, वो हमारा इस कूट के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 3124। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तुबेरा, वाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं।
तो दोस्तों जो तुबेरा है, बाजू है और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं दोस्तों? ये दोस्तों लोकगीत हैं उत्तराखंड के अंतर्गत भोटिया जनजाति के। तो भोटिया जनजाति के लोगों का जो लोकगीत हैं दोस्तों वह है तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखते हैं क्या कथन दिए गए हैं दोस्तों। जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है। पहला ऑप्शन दिया है जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है, ये बिल्कुल गलत है। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? जिला योजना जो बनाई जाती है वो जिला नियोजन समिति के द्वारा बनाई जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया था जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वतः संसाधन से वित्त पोषित होती है, बिल्कुल गलत है। जिला मजिस्ट्रेट जिला नियोजन समिति के मुखिया होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका जिला योजना समिति के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों क्लास को। क्रिटिकल पेपर आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है फ्यूचर में उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों, पहला कथन दिया गया है मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार हैं। तो मिलम और चौराबाड़ी दोस्तों ये मिलम ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर यानी कि हिमनद हैं दोस्तों, दोनों के दोनों। ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, पहला वाला बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। दूसरा है मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। मिलम ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बाकी सेकंड वाला गलत है। ठीक है, तो मिलम और चौराबाड़ी क्या है दोस्तों? ये हिमनद के प्रकार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो इसलिए बिल्कुल विशेष ध्यान दें। पेपर इसीलिए क्रिटिकल हो जाता है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महरा और फड़त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। ठीक है, ये महरा और फड़त्याल जो हैं दोस्तों दरबारी गुट हैं और इनका संबंध चंद वंश से था, तो ये जो है सही है। ये चंद वंश से रिलेट करते हैं महरा और फड़त्याल। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल और पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों जो ग्राम प्रशासन के संदर्भ में की बात कहें तो कोटाल और पहरी जो थे, ये कर्मचारी जो है कोटाल और पहरी जो ये कर्मचारी होते थे ये चंद वंश में ही होते थे। तो दोस्तों दो के दो इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, दो के दो कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। महरा और फड़त्याल महरा और फड़त्याल जो हैं ये चंद वंश से संबंधित हैं, और दूसरा जो कोटाल और पहरी हैं दोस्तों ये चंद वंश से संबंधित कर्मचारियों के नाम थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। तो इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कुमाऊनी लोक संस्कृति कुमाऊनी लोक संस्कृति विधिक आयाम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कुमाऊनी लोक संस्कृति विधिक आयाम। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर अनिल कार्की। तो डॉक्टर अनिल कार्की के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम। ठीक है दोस्तों, तो लोक संस्कृति के विविध आयाम जो हैं ये किसने लिखी है? डॉक्टर अनिल कार्की ने लिखी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों और स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो चंद वंश के जो शासक कीर्तिचंद था दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो आपका हैं खगमरा कोट। ठीक है, तो चंद वंश के शासक जो कीर्तिचंद हैं दोस्तों इन्होंने खगमरा कोट पर भी विजय प्राप्त करी थी, और स्यूनरा पर भी विजय प्राप्त की थी, कोटोली पर भी की थी, और कैराडो बोरारो, ठीक है, कैराडो बोरारो पर भी इन्होंने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में इनको मिलाया था। तो ये जो है दोस्तों
4 के 4 ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं। ए, बी, सी, डी 4 के 4 सही हैं दोस्तों, क्योंकि इन चारों को खगमराकोट, श्यूनरा, कोटोली और केडारो बोराडो, ये जो है कीर्तिचंद ने अपने साम्राज्य में इनको मिलाया था। तो इसके आधार पर दोस्तों ये 4 के 4 ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? उपयुक्त सभी इसके सही आंसर बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो 5वें वित्त आयोग से जो सिफारिशें हुई थी वो क्या क्या कथन है दोस्तों, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। तो पहला कथन तो ये है इसमें, ठीक है। तो राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किया जाए। दूसरा, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 40% और 60% होनी चाहिए। और शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पंचायत पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40:47:13 का अनुपात बांटा जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की जब सिफारिशें हुई थी उसमें क्या क्या कथन थे, उसमें थे राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों में हस्तांतरित किया जाएगा। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो बात है, हस्तांतरित भाग में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी 40% और 60%, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 40% और शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको 60% दिया जाए। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके अलावा शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों 3 भागों में इसको बांटना था। और जो इसका रेशियो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 40:47:13। तो इस प्रकार के रेशियो में इसको बांटना है। तो दोस्तों ये आपके तीनों के तीनों आंसर इसमें सही हैं। तो इसका जो है 40, 47 और 13 बिल्कुल याद रखें दोस्तों इसको, कि किस प्रकार से राज्य के कुल आय का 11% स्थानीय निकायों को देना है दोस्तों, और ग्रामीण क्षेत्रों को 40% और शहरी क्षेत्रों को 60% इसमें देना है। और जो शहरी शहरी क्षेत्र को जो 60% मिला है उसका 40% दोस्तों, इसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लें। इसका 40% जो है नगर निगमों को, 47% नगर पालिकाओं को और 13% जो है 13 के अनुपात में नगर पंचायतों को दिया जाए। तो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात इसमें कही गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 सभी सही हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर का चयन करना, तो देखें दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर है अशोक का शिलालेख। तो अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? ये तो कालसी से ही प्राप्त हुआ था। तो इसको तो आप समझ गए होंगे, पहले वाले का पहला ही सही हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख। तो बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख, जो बाड़ाहाट है दोस्तों वो उत्तरकाशी में है, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका तो पहला ही होगा, इसके लिए चौथा हो जाएगा दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ स्थल, अश्वमेध यज्ञ स्थल कहाँ है दोस्तों? ये बाड़ावाला में है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका तीसरा ही हो जाएगा सी का, अश्वमेध स्थल, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ स्थल जो है बाड़ावाला में है। और उसके अलावा ये जो जानवी नौल अभिलेख है दोस्तों, जानवी नौल अभिलेख जो है दोस्तों वह है गंगोली हाट में। कहाँ है दोस्तों? गंगोली हाट में। तो अगर हम इसके चारों ऑप्शंस की एक बार दोबारा रीस्टडी करें तो दोस्तों देखें कि अशोक का शिलालेख कालसी से, ठीक है, और बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख जो है उत्तरकाशी, और अश्वमेध यज्ञ स्थल बाड़ावाला, और जानवी नौल अभिलेख जो है गंगोली हाट। तो दोस्तों इस प्रकार से मिलान के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल प्रत्येक एग्जाम में, कि ये एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही हो रखा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारी लेटेस्ट चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो इस आधार पर देखें तो दोस्तों इसका जो कूट बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका ए। ए इसका सही होगा दोस्तों। ए में है 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिरौदा, चरेयू और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो दोस्तों जो हिरौदा, चरेयू और दोसरू ये विभिन्न प्रकार हैं। तो दोस्तों इस सारे उत्तराखंड की बोली भाषा से संबंधित प्रश्न हैं। तो ये
किस चीज़ से हैं दोस्तों? हिरौदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। किस चीज़ के प्रकार हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों आपके आभूषण। तो उत्तराखंड के आभूषण है दोस्तों। चरेऊ जो है गले में पहना जाता है, और हिरौदा, दोसरू दोस्तों आप अगर अपने क्षेत्र के हिसाब से जानते हो तो इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो हिरौदा, चरेऊ और दोसरू ये तीनों के तीनों दोस्तों आभूषण हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगनानी शिलालेख किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों जो गंगनानी शिलालेख है, इसमें किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों जो गंगनानी शिलालेख है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हुआ है वो है संस्कृत भाषा का। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख है दोस्तों? ये हुआ है संस्कृत भाषा का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन विकल्पों में से उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को कौन सा दर्शाता है? तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है पुलिस विभाग का ये वो है क्राइटेरिया है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहला आता है रेंज। रेंज आता है दोस्तों, एक रेंज मिलती है। उसके अलावा फिर आता है दोस्तों जिला। ठीक है, सबसे बड़ा होता है रेंज, फिर होता है जिला, फिर होता है दोस्तों सर्कल, फिर होता है थाना, और फिर होती है चौकी। ठीक है दोस्तों, तो ये घटता क्रम है दोस्तों। तो सबसे बड़ा हो गया इसमें रेंज, रेंज से छोटा हो गया दोस्तों जिला, और जिला से छोटा हो गया सर्कल, सर्कल से छोटा हो गया दोस्तों थाना, और थाना से छोटा हो गया दोस्तों चौकी। ठीक है, तो ये इसके विकल्प जो है विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। घटता क्रम सबसे पहले रेंज, फिर रेंज हो गया, फिर जिला हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर थाना हो गया, सबसे छोटा होता है चौकी। और अगर हम इसका बढ़ते क्रम देखें तो सबसे पहले चौकी आ जाएगा दोस्तों। चौकी, थाना, सर्कल, जिला, रेंज। ठीक है, चौकी, थाना, सर्कल, जिला, रेंज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सूची मिलान से संबंधित इस पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, और इसीलिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहे इस पेपर को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों हमें कि यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है सरमोली, और ये पर्यटक स्थल हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो सरमोली पर्यटक स्थल है दोस्तों वो कहाँ है? ये एक है दोस्तों होम स्टे पर्यटन है सरमोली। ठीक है, ये होम स्टे पर्यटन है सरमोली। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो सूपी है दोस्तों, सूपी जो है एक कृषि पर्यटन स्थल है। ठीक है, कृषि पर्यटन पर आधारित है। उसके अलावा दारकोट दोस्तों ये है अंगूरा ऊन। दारकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूरा ऊन के लिए, अंगूरी ऊन के लिए। इसके अलावा रौतू की बेली, रौतू की बेली क्या है दोस्तों? रौतू की बेली दोस्तों पनीर गांव। ठीक है दोस्तों, ये रौतू की बेली क्या है? पनीर गांव से संबंधित है। तो दोस्तों ये बहुत आप समझ सकते हैं कि क्या कितना गहराई तक क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सरमोली दोस्तों होम स्टे पर्यटन, सूपी कृषि पर्यटन, दारकोट अंगूरा ऊन, और रौतू की बेली पनीर गांव। ठीक है दोस्तों, ये इनके जो है सही कूट हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो इस कूट के अकॉर्डिंग बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 3124। दोस्तों अगर कहीं पर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके उसके साथ उसके कोड के साथ उसका मिलान कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगनौल किससे संबंधित है? तो भगनौल किससे संबंधित है दोस्तों? भगनौल क्या है इसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो भगनौल जो होता है एक गीत होता है दोस्तों। तो ये भगनौल जो होता है दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुमाऊं क्षेत्र से। ठीक है, तो भगनौल किससे संबंधित है? ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों भगनौल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, बेड़ू पाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? तो दोस्तों जो बेड़ू पाको बारहमासा बाद में तो बहुत सारे लोगों ने गा दिया था, लेकिन ये जो बेड़ू पाको बारहमासा ये उत्तराखंड में बहुत फेमस गाना है। तो ये जो है इस गीत कौन सा संगीतकार किन्होंने इसको सबसे पहले गाया था? सबसे पहले संगीतकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे मोहन उप्रेती। श्री मोहन उप्रेती ने ये गाना गाया था, बेड़ू पाको बारहमासा।
ठीक है। बेड़ू पाको बारहमासा सबसे पहले किसने गाया था दोस्तों? ये गाया था मोहन उप्रेती ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार चौथानी छे छेदरी और पंचबीड़ी चार बूढ़ा हैं। दोस्तों ये क्या है दोस्तों? चार चौथानी, छेदरी और पंचबीड़ी और चार बूढ़ा, ये क्या है दोस्तों? ये हैं समाज के विभिन्न वर्ग। क्या है दोस्तों? ये समाज के विभिन्न वर्ग हैं। चार चौथानी, चार चौथानी, छेदरी, पंचबीड़ी और चार बूढ़ा। दोस्तों ये क्या है? ये जो हैं समाज के विभिन्न वर्ग हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों में से को किस क्रम में जोड़ेगी? तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके क्रम की, तो यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल योजना है, ये 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऋषिकेश, ठीक है, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है, तो सबसे पहले शुरुआत तो ऋषिकेश से ही होएगी। फिर उसके बाद दोस्तों ये जाएगी देवप्रयाग। ठीक है, कहाँ जाएगी? ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग। ठीक है, उसके बाद देवप्रयाग से कहाँ जाएगी दोस्तों? फिर जाएगी श्रीनगर, श्रीनगर पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों ये पहुँचेगी, फिर ये पहुँचेगी गौचर। ठीक है दोस्तों, और गौचर से ये कहाँ चले जाएगी दोस्तों? फिर ये जाएगी कर्णप्रयाग। तो दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वाली रूट में चले हों, तो आपको लगातार ये मिलेंगे, यही जो है मेन स्टेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऋषिकेश, और उसके बाद दोस्तों देवप्रयाग, फिर मिलेगा दोस्तों आपको जो है श्रीनगर, फिर आएगा दोस्तों गौचर, और फिर गौचर के बाद आ जाएगा दोस्तों कर्णप्रयाग। ठीक है, तो ये देहरादून से जब कर्णप्रयाग की ओर गैरसैंण की ओर यात्रा होती है दोस्तों, तो उसमें यही जो है मेन स्टेशन लगातार आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदू वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों चंद वंश के जो राजा हैं, चंद वंश के जो राजा बाज बहादुर चंद जो हैं दोस्तों, उनके जो है निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था जब तिब्बत वो अभिनय के लिए गए थे? तिब्बत में अभियान जो उनका तिब्बत अभियान था, जहाँ वो देखने के लिए गए थे तिब्बत रेंज को, तो राजा बाज बहादुर चंद का वहाँ से क्या उद्देश्य था दोस्तों? मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, उनका क्या उद्देश्य था? शासक जो चंद वंश के राजा जो बाज बहादुर चंद हैं, वो उनके तिब्बत अभियान का क्या उद्देश्य था दोस्तों? वो था मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना क्या कहलाता है? नात, थापा, डिकरा या पोथी? तो चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है दोस्तों थापा। क्या कहलाता है? थापा इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये की गई थी 2003 में। 2003 में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूची 1 और 2 हमको दिए गए हैं, और इस पर आधारित कूट पर हम फिर बात करेंगे। पहले सूची ए और 2 को हम स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला दिया गया है, वो दिया गया है आपका ज्योति एन बुरेत। ज्योति एन बुरेत जो है किससे संबंधित है, किस गेम्स के प्लेयर हैं या क्या हैं? तो ज्योति एम बुरेत जो हैं दोस्तों, वह है एक फुटबॉलर। क्या है दोस्तों? फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, उसके अलावा चंद्रप्रभा एतवाल, चंद्रप्रभा एतवाल दोस्तों ये हैं पर्वतारोहण में। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल का किसमें नाम है दोस्तों? पर्वतारोहण में है। दीपक धपोला, दीपक धपोला दोस्तों ये क्रिकेट प्लेयर हैं।
ठीक है। दीपक धपोला क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर हैं। और उसके अलावा अनुपमा उपाध्याय दोस्तों, ये हैं दोस्तों बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ज्योति एन बुरेत जो हैं दोस्तों, वो हैं आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है। चंद्र प्रभा एतवाल जो हैं दोस्तों, ये हैं एक पर्वतारोही। ठीक है दोस्तों, पर्वतारोहण से संबंधित है चंद्र प्रभा एतवाल। इसके अलावा दोस्तों दीपक धपोला जो हैं दोस्तों, वो हैं क्रिकेट प्लेयर दीपक धपोला। और जो अनुपमा उपाध्याय हैं दोस्तों, अनुपमा उपाध्याय एक बैडमिंटन प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इस आधार पर इसका जो कूट होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा, 4312। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 4312 इसका सही आंसर है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 24 है। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 2024 में ही किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं दोस्तों वेरीनाग में। वेरीनाग में दोस्तों 2024 के अंतर्गत इस साल यानी कि जो है शैल चित्र मिले हैं वेरीनाग में 2024 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखों के अधीन गोला द्वीप और कढ़ाई द्वीप एवं तराजू का द्वीप क्यों थे, क्या थे ये? ठीक है दोस्तों, तो जो गोरखों के अधीन जो थे, ये गोरखा शासक जो नेपाल से जो गोरखा शासक आए थे, उनके अधीन जो गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू का द्वीप जो थे, ये क्या थे दोस्तों? ये गोरखा के न्यायिक प्रणाली का एक भाग था दोस्तों। ठीक है। तो गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। तो यहाँ पर दोस्तों एक तराजू द्वीप, तराजू का द्वीप इस शब्द से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली रही होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है और ऑप्शनों में ऐसा कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए वाला, गोरखों के न्यायिक प्रणाली का एक भाग है गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू का द्वीप। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऑप्शन को बार बार इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि आपको ये जो है सुनकर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, इसलिए बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं दोस्तों और इन पर विचार करना है। तो पहला है, चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर था। ठीक है। तो जो नर्तक और नर्तिकाएं जो वो थे उनके लिए बजदार कर था। ठीक है। तो ये क्या है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये चंद काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरा, चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। तो जो महाजन होते थे उनके लिए बाजनिया कर था, ऐसा हमने चंद शासन काल के पूरी स्टडी कर जब सिलेबस कराया था दोस्तों, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो यानी कि ये कथन पहला वाला भी गलत है, नर्तक नर्तिकाओं के लिए बजदार कर था, ये बिल्कुल गलत है। और चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर था, ये भी नहीं है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों, दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, वो आपका बन जाएगा 1 और 2 दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं दोस्तों जिसमें सारे ऑप्शन गलत होते हैं, लेकिन एग्जाम में डाउट होने की वजह से गलत यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है दोस्तों। और आज के समय में दोस्तों आप ध्यान देना, जो भी एग्ज़ाम आप दोगे तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो उसी को अटेंड कीजिए, खाली तुक्का लगा के सॉल्यूशन मत कीजिएगा, माइनस मार्किंग आपको बहुत डाउन कर देगी। क्योंकि आपने देखा होगा मेरिट जो है, जो स्केलर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, आपने फाइनल रिजल्ट देखा होगा, 40, 45, 50 तक भी मेरिट आई है, क्योंकि पेपर ही इसी टाइप से बन रहे हैं कि ज़्यादा अंक लाना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो गए, आप जो आंसर आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं को अटेंड कीजिएगा। कुछ में अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट, अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो वहाँ पर अपना डाउट के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। तो दोस्तों जब ढोल दमाऊ बजाया जाता है तो उसमें जब चलते समय जो और यात्रा करते समय जो जो बाजा जो ध्वनि बजती है, उस धुन को क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, तो उस धुन को कहा गया है दोस्तों हिटवा बाजा। क्या कहा गया है दोस्तों? हिटवा बाजा। ठीक है, हिटते हिटते, चूँकि कुमाऊँ क्षेत्र में दोस्तों ये यानी कि उत्तराखंड के अंतर्गत चलने को हिटना भी कहते हैं दोस्तों। तो और हिटते हिटते यानी कि चलते चलते जो बाजा बजाया जा रहा है उसको कहा गया है हिटवा बाजा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी चाहिए आज के समय में एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इनके पदों के अकॉर्डिंग जो है घटते क्रम पदानुक्रम को पूछा गया है दोस्तों। अब इनकी रैंक पूछी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है निदेशक, ये बिल्कुल सही है। सबसे ऊंचे पद पर होता है निदेशक, और उनसे नीचे होते हैं दोस्तों अपर निदेशक, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड रैंक पर यही होते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर होते हैं, फिर अपर डायरेक्ट होते हैं, उसके अलावा उप निदेशक, ठीक है, उनसे नीचे होते हैं उप निदेशक, और लास्ट होते हैं सहायक निदेशक। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन पहला वाला ही सही बन रहा है इसका, निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका उत्तराखंड के निदेशालय में कार्मिकों का घटता क्रम। बी वाले ऑप्शन में देखें तो निदेशक से जो है छोटा तो उप निदेशक है, और उप निदेशक से छोटा जो है अपर निदेशक को बता दिया गया है, जबकि अपर निदेशक बड़ा होता है और उप निदेशक जो है छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए ऑप्शन कैसे सही है? घटते क्रम में दोस्तों सबसे पहले निदेशक, उससे छोटा अपर निदेशक, उससे छोटा जो है उप निदेशक, और उससे छोटा जो है सहायक निदेशक का पद होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका थड़ियार में। कहाँ है दोस्तों? थड़ियार में दोस्तों पवासी देवता का मंदिर है, थड़ियार में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिटौली प्रथा संबंधित है। तो दोस्तों भिटौली क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। भिटौली क्या चीज़ होती है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो भिटौली जो प्रथा है दोस्तों, ये संबंधित है परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से, ठीक है दोस्तों। जो परिवार की विवाहित महिला होती है दोस्तों, उसके लिए उपहार भेजा जाता है, और उसको उत्तराखंड के अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों भिटौली। क्या कहा जाता है दोस्तों? भिटौली नाम दिया जाता है। जो भी लड़कियां जो है जिनकी शादी हो जाती हैं, तो उनको साल में एक बार भिटौली दी जाती है, और वो भिटौली दोस्तों उपहार के रूप में, या उन्हें कपड़े भेजे जाते हैं, या उनके लिए कोई ऐसा गिफ्ट सामान भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस उत्तराखंड के अंदर की ये एक संस्कृति है, तो इसको भिटौली प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने को कहते हैं दोस्तों भिटौली। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में देवालधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित हैं? तो देवालधार मैग्नेसाइट जो संचित भंडार स्थित हैं दोस्तों, वो उत्तराखंड के किस जिले में है दोस्तों? ये है दोस्तों अल्मोड़ा जिले में। कहाँ है दोस्तों ये मैग्नेसाइट संचित भंडार? कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये है अल्मोड़ा के देवालधार में है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हिमालयन जो एक्शन रिसर्च सेंटर है दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1988 में, यानी कि 1988 में हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि? दोस्तों ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि भारत का बाइवोल्टाइन रेशम, है ना, बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा, इसको कहा गया है उत्तराखंड को, क्यों कहा गया है? अब देखें दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ दो प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, बिल्कुल गलत है ना। रेशम दो प्रकार का नहीं होता, यहाँ पे रेशम का कटोरा इसको कहा गया है उत्तराखंड को। लेकिन क्यों कहा गया है यहाँ दो प्रकार का रेशम उत्पादन होता है? ऐसा नहीं है, यहाँ उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ रेशम की दो फसल प्रति वर्ष हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रेशम का क्या है कि मेन इसको भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है दो बार फसल देखने को मिल जाती है, साल में दो बार, ठीक है, इसलिए इसलिए इसको बाइवोल्टाइन कहा गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ रेशम की 3 फसल प्रतिवर्ष होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ रेशम की 2 फसल प्रतिवर्ष होती है, इसलिए उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है। पिंडर अलकनंदा और नंदप्रयाग से मिलती है। खोह नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है और नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, बिल्कुल बात सही है। और खोह नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन गलत है दोस्तों? वह है रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी 3 के 3 ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सूचियों की, तो यहाँ पर जूलिया, जूलिया क्या है दोस्तों? अब जूलिया दोस्तों नदी और पुलों पर लगने वाले कर को जूलिया कहा गया है दोस्तों। ठीक है, नदी और पुलों पर जो लगने वाला टैक्स होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों जूलिया। ठीक है, उसके अलावा सीरती, सीरती भी एक प्रकार का कर है दोस्तों। सीरती कर जो था उस दोस्तों नकद लिया जाने वाला कर सीरती कर कहलाता है। उसके अलावा दोस्तों जो कटक है, कटक क्या है दोस्तों? कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर, इसको कटक के नाम से जाना जाता है। सेना के लिए लिया जाने वाला जो कर था दोस्तों उसको कटक कहा जाता था। और उसके अलावा जो खेनी कपीनी, खेनी कपीनी क्या है दोस्तों? यह है एक कूली बेगार कर। खेनी कपीनी क्या है दोस्तों? यह है कूली बेगार कर के रूप में लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 2 4 1 3। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। तो दुगड्डा के समीप जो डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला है दोस्तों वो कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है दोस्तों कब लगता है? ये माघ माह के मकर संक्रांति के दिन लगता है। माघ के महीने की मकर संक्रांति जब होती है दोस्तों उस समय दुगड्डी के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध मेला गिंदी मेला लगता है। तो दोस्तों जो अभ्यर्थी इन जगहों से होंगे उनके लिए पेपर में ये एक क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया होगा कि ये कब लगता है? माघ माह के मकर संक्रांति को गिंदी मेला लगता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों जोया मुरली इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? यह है अलगोजा। ठीक है दोस्तों, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जोया मुरली को अलगोजा नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? तो दोस्तों वह है तांदी नृत्य। ठीक है दोस्तों, तांदी नृत्य ऐसा नृत्य है दोस्तों जिसमें महिलाएं नहीं नृत्य करती, केवल पुरुष ही नर्तक इसमें जो है भाग लेते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सा ऐसा जो है नृत्य है जिसमें बिना गाना गाए ही नृत्य किया जाता है? तो वो दोस्तों होता है छोलिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, संगीत इसमें बजता है, धुन दी जाती है और वाद्य यंत्र होते हैं और उनसे जो है छोलिया नृत्य होता है जो एक प्रकार के जो है बहादुरी का परिचय प्रदर्शित करता है, वीरता का परिचय कराता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो तांदी नृत्य है, तांदी जो है इसको पुरुष नर्तक ही इस नृत्य को करते हैं, महिलाएं इसको नहीं करती हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई? तो कौन सी ऐसी चाय फैक्ट्री है जो उत्तराखंड गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी दोस्तों? वो है दोस्तों आपका
उत्तरांचल टी फैक्ट्री के नाम से। ठीक है दोस्तों, हरिनगरी टी फैक्ट्री नहीं, मलारी नहीं, नौटी टी फैक्ट्री नहीं, उत्तरांचल टी फैक्ट्री के नाम से जो टी फैक्ट्री बनी थी दोस्तों, ये चाय फैक्ट्री जो बनी थी, ये उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी और इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल टी फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है दोस्तों? तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली है दोस्तों, वह है कॉमन पीकॉक। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम क्या है दोस्तों? यह है कॉमन पीकॉक। ये उत्तराखंड की राज्य तितली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों एक्स सप्ताह में कितने दिन होंगे और एक्स दिन और जोड़ने हैं। तो दोस्तों एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और एक्स सप्ताह में होंगे 7 एक्स। ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं उसको जितने सप्ताह हो गए उतने से गुणा कर देंगे। साथ ही दोस्तों 7 एक्स तो इसका हो जाएगा। उसके अलावा जो है अगर देखें तो यहाँ पर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 एक्स ये हो गया दोस्तों, और प्लस एक्स दिन और हैं। तो एक्स दिन और हैं तो टोटल मिला के कितने हो गए? 7 एक्स और एक्स मिल के दोस्तों 8 एक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 एक्स इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो एक्स सप्ताह में एक्स दिनों में कुल मिला के जो दिनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी 8 एक्स। 42 है दोस्तों, एक कमरे में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई। तो 5 व्यक्ति टोटल हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है दोस्तों, 5 हैं। बी व सी का पिता ए है। तो दोस्तों यहाँ पर ए पिता हो गया है और ई का पिता बी है, तो बी भी यहाँ पर पिता है। सी की पुत्री डी है, तो सी की पुत्री डी हो गई। और ई एक लड़की है, यहाँ ई एक लड़की है, तो ये दोनों तो महिलाएं होगी दोस्तों, ये 2 पुरुष हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है सी के बारे में। और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं। तो ये भी क्लियर कर दिया कि पुरुष 2 हैं कमरे में और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं। तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी वाले ऑप्शन जो यहाँ पर सी है, सी जो है ये सी कैंडिडेट के ये पता नहीं चल पा रहा है इसमें कि ये पुरुष है या महिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझिए, क्योंकि ए और बी तो दोनों पिता हैं और डी जो है पुत्री है और ई जो है ई भी पुत्री की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गए डी और ई में महिलाएं। तो सी का यहाँ पर निर्धारित करना मुश्किल है कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ए की पुत्री सी है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी तो किसी की पुत्री के बारे में निर्धारित ही नहीं किया गया है। ए का पुत्र सी है, तो यहाँ पर भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि सी जो है पुत्र है या पुत्री है, तो ये भी क्लियर नहीं होता। कमरे में 2 पुरुष हैं। भाई अगर माना सी पुरुष हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कमरे में पुरुष ने 2 पुरुष हैं या नहीं है? तो कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, ये कन्फर्म हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी और ई के बारे में ये कन्फर्म हो गया दोस्तों कि ये दोनों तो महिलाएं ही हैं। ठीक है दोस्तों, सी का निर्धारण नहीं हो सकता है सी महिला हो। अगर सी महिला है तो कमरे में कम से कम जो है 2 महिलाएं तो हैं ही, डी और ई। उसके अलावा ये महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों काउंट करते हैं तो दोस्तों 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं होगा, 3 हो गए, फिर 4 और ये 5, 5 तो फिक्स ये हो गए दोस्तों। अब देखते हैं और कौन से त्रिभुज इसमें बन रहे हैं दोस्तों। 5 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनता है दोस्तों एक त्रिभुज इस तरीके से, ये बन जाता है दोस्तों 6 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये छठा त्रिभुज बन गया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इसके अलावा जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों वो बनेगा ये वाला त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 7। ठीक है, 7 त्रिभुज हो गए। और उसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों एक त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, 8 हो गए। इसके अलावा
अभी हम और देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो बनेगा दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगा। आप देख सकते हैं ये नवा त्रिभुज हो गया, देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये नवा त्रिभुज हो गया दोस्तों। और एक और आपको त्रिभुज बताते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा बन रहा है उसको किसी अलग कलर से बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं कलर, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो गए दोस्तों। 10वां ट्राइंगल जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से इसमें टोटल दोस्तों 10 त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं। आप अलग अलग कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर त्रिभुजों को बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए इसमें 10 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है दोस्तों वह है 10, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जबकि 8 भी दिया था दोस्तों, इसमें 6 भी दिया था, 4 भी दिया था, लेकिन इसका जो सही आंसर बनेगा वो 10 बनेगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक श्रेणी बनाई गई है, आप देख सकते हैं, और इसमें अगला क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर 46080 जो है इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 46080 अगर इसको 12 से भाग देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 3840, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब अगला टर्न दोस्तों 2 कम करके यानी कि 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 384 आ जाएगा। और फिर 384 को अगर 8 से भाग देंगे दोस्तों आ जाएगा 48। और अगला 48 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8। 8 से 48 होता है। तो सबसे पहले वाले में भाग दिया 12 से, फिर अगला अंक आ गया और अगले अंक में भाग दिया दोस्तों 10 से, तो 384 आ गया। और 384 को भाग दिया 8 से तो आ गया 48। और 48 को अगर 6 से भाग देंगे दोस्तों आ जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दो दो अंकों का यहाँ पर डिक्रीज हुआ और डिवाइड में, और इस तरीके से इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 8, इसका सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको समझिए। पहले अंक में दोस्तों 12 से भाग दिया गया है और उसके बाद दूसरा अंक आ जाता है इससे, दूसरे अंक में 10 से भाग दिया, तीसरे अंक में 8 से भाग दिया, और चौथे यानी कि 48 में 6 से भाग दिया, तो आपका आंसर आ गया 8, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सीक्वेंस बन रहा है लगातार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक संबंध दिया गया है और ये जो है कौन सा परिभाषित करेगा, मैट्रिक, उसके बाद स्नातक, फिर परास्नातक, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक, स्नातक और परास्नातक। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो ये इस प्रकार से हैं। ए इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, और बी इस प्रकार से दिया गया है, और सी इस प्रकार से दिया गया है, और डी यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 के 4 आपको दिए गए हैं। इन 4 के चारों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पर, तो ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके ये एम को रिप्रेजेंट करेगा और फिर जो है जी और फिर पी, ठीक है दोस्तों। यानी कि किस प्रकार से होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है उनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ये मैट्रिक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है और ये ग्रेजुएट है, तो कहीं से कहीं तो इसका तालमेल नहीं बन रहा है दोस्तों। अगले वाले में देखें तो यहाँ पर आप देखें, क्योंकि सबसे पहले मैट्रिक होता है, फिर ग्रेजुएट होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया दोस्तों, पहले वाले गोले में मैट्रिक को दिया, ये बिल्कुल सही हुआ, बट दूसरे नंबर पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट दे दिया दोस्तों। मैट्रिक के बाद सीधे पोस्ट ग्रेजुएट पॉसिबल नहीं है, तो पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत हो गया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या है देखिए दोस्तों, सी में क्या है कि यहाँ पर मैट्रिक अलग दे दिया, ग्रेजुएशन अलग दे दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का कॉमन दे दिया। ये इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जैसे मैट्रिक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाता होगा और ग्रेजुएशन के बाद तो होता ही है, तो मैट्रिक के बाद डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं हो सकता, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर डी की ओर। तो डी को अगर हम देखें तो डी
एक तरीके से ये सही बैठता है दोस्तों। सबसे पहले अभ्यर्थी क्या करेगा, मैट्रिक करेगा। जब मैट्रिक करेगा तभी तो ग्रेजुएशन करेगा दोस्तों, और जब ग्रेजुएशन भी कर लेगा तब जाके दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, और टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। इनके लंबाई के अनुसार क्रम क्या होगा? तो दोस्तों अगर इनके लंबाई के क्रम की हम बात करें तो यहाँ पर जो इन्होंने वाक्य दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि एस ए से छोटा है, ठीक है, तो यानी कि एस जो है ए से छोटा है दोस्तों, ठीक है, एस को ए के बाद लिखना होगा, लेकिन वी से लंबा है। अब जो वी से जो है एस लंबा है तो वी एस के बाद आएगा। टी आर से छोटा है, ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर जो जो टी है वो आर से तो टी छोटा है, लेकिन ए टी से लंबा है, तो इसका मतलब टी यहाँ आ जाएगा और ए इधर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आर से छोटा है। अब ए क्या है, टी से तो लंबा है लेकिन आर से क्या है, छोटा है, तो आर सबसे पहले आ जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों देखें तो आर सबसे बड़ा, उससे छोटा ए, फिर उससे छोटा टी, उससे छोटा एस, उससे छोटा वी यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ और 145 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमता हूँ, मैं अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ? तो दोस्तों ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रीजनिंग से संबंधित, तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों, बिल्कुल स्किप किए बिना आप इसको ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये कहता है कि मैं पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्शन बना देते तो यहाँ पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, और ये नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, अब पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा हूँ कह रहा है, तो इसको हम पूर्व की ओर बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यानी कि यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व ये उत्तर पश्चिम की ओर को। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये घूमता है दोस्तों, फिर कहा है 145 डिग्री वामावर्त दिशा में, तो 100 डिग्री से ज़्यादा यानी कि 145 डिग्री जो है ये वामावर्त दिशा में घूम कर दोस्तों इस दिशा में इसका मुख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका मुख किस ओर होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर इसका मुंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ONIDA को 39685 लिखा जाए तो NOIDA को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये थोड़ा सामान्य सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग सेम है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो O को लिखा गया है दोस्तों 3, तो इसके अकॉर्डिंग, और N को लिखा गया है 9। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे NOIDA अगर हम यहाँ पे लिखें तो n सबसे पहले आया है, तो n को दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 9। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले वाले में n की जगह पे लिखा गया है दोस्तों 9 लिखा गया है। ठीक है, ये उसके बाद o की जगह पे क्या लिखा गया है दोस्तों 3 लिखा गया है, o की जगह 3 लिखा गया है। फिर i की जगह पे दोस्तों 6 लिखा गया है, तो i की जगह 6 लिख देंगे। और d की जगह लिखा गया है दोस्तों 8, तो d की जगह यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। और a की जगह लिखा गया है दोस्तों 5, a की जगह 5, तो क्या आ जाएगा 93685 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह को में विभाजित करें। तो दोस्तों यहाँ पर आकृतियाँ दी गई हैं, और इन आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करना है। तो देखते हैं दोस्तों, ये है क्वेश्चन, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इनमें से इन आकृतियों को प्रत्येक को केवल एक ही बार प्रयोग करना है और 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करना है। तो दोस्तों अगर हम इसको चेंज करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, तो जैसे हमारा फर्स्ट वाला जो दोस्तों यहाँ पर स्टार दिया गया है फर्स्ट वाला,
तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो अगर हम आकृतियों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करें, तो यहाँ पर पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्योंकि ये स्टार है, उसके बाद ट्रायंगल आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा दोस्तों आपका ये चतुर्भुज, यानी कि वर्ग की तरह हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप बन गया। अब दूसरा ग्रुप अगर हम बनाएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, ठीक है, दूसरा ग्रुप बन जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, वर्ग के अंदर सर्कल। ठीक है, उसके बाद बन जाएगा वर्ग के अंदर ये बन जाएगा दोस्तों जो है स्टार बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बन जाएगा दोस्तों स्टार के अंदर जो है सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, पहले स्क्वायर के अंदर सर्कल है, फिर स्क्वायर के अंदर स्टार आ गया, फिर बाद में क्या हो गया, स्टार के अंदर सर्कल हो गया। तो ये इसका ऑप्शन बन जाएगा। तीसरा, अगर हम तीसरा समूह बनाएं तो दोस्तों तीसरे समूह में हम क्या लगा सकते हैं, जैसे ट्रायंगल के बगल में हम सर्कल को दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल के बगल में सर्कल। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल के बगल में सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्टार के बगल में ट्रायंगल ये ले सकते हैं, और उसके बाद ले सकते हैं हम ट्रायंगल और ये जो है स्क्वायर एक साथ ले सकते हैं। तो 3 प्रकार के समूह इसमें बन गए हैं दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। इसमें अगर हम मेन पॉइंट समझें तो दोस्तों क्या-क्या हैं, ये सिंगल सिंगल सिंगल, सॉरी ये नहीं दोस्तों, ये वाला, तीनों सिंगल वाले हैं आपस में। और उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें, ये डबल और ये डबल, ये तीनों में देखो 2-2 आ रखे हैं, ये बिल्कुल है। और इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 4, 5, 6 है, इसमें 2 चीज़ें आई हैं, इसमें भी 2 चीज़ें आई हैं, इसमें भी 2 चीज़ें आई हैं, और वो अगल-बगल आई हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, इसलिए आप बिल्कुल पेपर को स्किप किए बिना दोस्तों लगातार हमारी जो इस प्रकार की क्लासेज आपको मिलेंगी, उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाएंगे दोस्तों। एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे, ये बात श्योर माने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रिक्त भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फिल किया गया है, अल्फा बीटा गामा और ओमेगा यहाँ पर फिल किए गए हैं। ये दोस्तों अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और ये है ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें ए बी सी डी फिल किया गया है। इसमें दोस्तों बीटा यहाँ है, गामा यहाँ है, ओमेगा अल्फा यहाँ है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो सीक्वेंस को पहले समझना है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको आंसर फिल करना है। तो दोस्तों अगर इसके सीक्वेंस को समझें तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ बीटा है, यहाँ ओमेगा है, और इसमें देखेंगे ऊपर नीचे को हैं ये वाले इसमें, और यहाँ बीटा ओमेगा तिरछे में आ गए दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे बीटा ओमेगा क्या आ गए, तिरछे में आ गए। और गामा अल्फा की बात करें तो गामा अल्फा इस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ पर गामा अल्फा इस प्रकार से खड़े हो गए। ठीक है दोस्तों, अब सेम एज हमको करना है दोस्तों दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में वही चीज़ समझनी है, बी डी हमारा ऐसा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसके अकॉर्डिंग समझिए, जैसे यहाँ अल्फा गामा बदले थे, या बीटा ओमेगा जो है ऊपर नीचे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ बीटा ओमेगा इस तरीके से हो गए तिरछे, तो ऐसे ही हमारा बी और डी, बी यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, बी और डी इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पर दोस्तों, इसके अलावा जो यहाँ पर बात करें तो गामा और अल्फा की, गामा इधर है तो गामा ऊपर चले गया, तो ऐसे यहाँ पर सी इधर है तो सी ऊपर चले जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, तो सी और ए आ गया, और यहाँ जो है आपका बी डी अल्टरनेट हो गया, बी डी में जो है ये बी यहाँ आ जाएगा दोस्तों, डी यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आ गया सी और ए ऊपर नीचे, और बी और डी तिरछे में। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा आ रहा है दोस्तों, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं किया गया है। डी और बी तो चेंज किए गए हैं, सी और ए गलत लगाए गए हैं दोस्तों। उसके अलावा जो है आपका बी वाले ऑप्शन में देखें तो ए सी, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो रखा है। अगर हम सी वाले ऑप्शन में जाएं तो दोस्तों ये बिल्कुल फिट बैठता है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए आपका यहाँ पर ए और सी, ठीक है, सी और ए जो हैं इस तरीके से हैं, तो सी ऊपर आना है, ए नीचे आना है, और बी और डी आपस में चेंज हो गया, यहाँ बी आना है, यहाँ डी आना है। तो फाइनली हमारा ए बी सी डी यहाँ पर सीक्वेंस बनना है इस तरीके से, ए बी सी डी। तो यही सीक्वेंस आप देखें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी में बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं ए बी सी और डी।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इस पेपर के 50 क्वेश्चन। अभी 50 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग बचे हैं दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर लाएंगे, ठीक है। आपको इसके नेक्स्ट क्लास ही देखने को मिलेगी जस्ट, तो उसमें हम जो है 50 क्वेश्चन को लाएंगे। तो दोस्तों इस पेपर में हमने रीजनिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप आगे भी इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, जिससे आपको इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे दोस्तों। और आपकी एक मजबूत प्रिपरेशन के लिए आपको जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रिपरेशन यहाँ मिल जाएगा। और आप एग्ज़ाम में जो 16 तारीख को, सॉरी, जो जनवरी में 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उस एग्ज़ाम में आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।